नमस्कार। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास की एक बहुत लंबी लेकिन उतनी ही दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। जी। हमारे पास एसएससी गुरु टॉक्स चैनल के एक काफी विस्तृत वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। ये पाषाण काल से शुरू होकर गुप्त काल तक हजारों सालों को कवर करता है। जी हाँ, और देखिए जानकारी तो बहुत है, लेकिन हमारा मकसद है कि इस विशाल सामग्री से वो सबसे अहम पड़ाव, वो बदलाव, वो विचार निकालें जिन्होंने प्राचीन भारत की कहानी को असल में गढ़ा है। बिल्कुल, कैसे शिकारी संग्राहक से किसान बने, फिर बस्तियां शहर बन गईं और फिर बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए। हाँ, वही सफर हम देखेंगे। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। समय में पीछे चलते हैं। पाषाण काल, जब इंसान का सबसे बड़ा साथी पत्थर था। और ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, है ना? लाखों साल। हाँ, लाखों साल। और इसमें भी अलग अलग स्टेज थे। जैसे शुरुआत में पुरा पाषाण काल, तब जीवन कैसा था? पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर। शिकार करना, फल, फूल, कंद, मूल इकट्ठा करना। और हथियार, वो भी पत्थर के ही। हाँ, लेकिन शुरू में वो बड़े बेडौल किस्म के पत्थर के औजार थे, चॉपर, चॉपिंग टूल्स कहते हैं उन्हें। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ तकनीक बेहतर हुई। अच्छा, कैसे? जैसे मध्यपुरा पाषाण काल आया तो पत्थर के छिलके मतलब फ्लेक्स निकालकर उनसे नुकीले औजार बनाने लगे। फिर आया उच्चपुरा पाषाण काल, तब तक तो ब्लेड जैसे काफी महीन औजार बनने लगे थे। और इसी समय के भीमबेटका के शेल चित्र भी हैं शायद। बिल्कुल, भीमबेटका के गुफाओं में जो चित्र मिलते हैं वो कमाल के हैं। उस समय के जीवन की झलक मिलती है। लोग शिकार कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं। होमो सैपियंस भी इसी दौर में आ चुके थे। मतलब औजारों का विकास और जीवन शैली साथ साथ चल रहे थे। फिर मौसम बदला, मध्य पाषाण काल। हाँ, मौसम गर्म और नम हुआ, बर्फ पिघली, तो जाहिर है पेड़ पौधे और जानवर बढ़े। तो शिकार आसान हो गया होगा। हाँ, और शिकार के तरीके भी बदले। एक नई तकनीक आई, माइक्रोलिथ्स, मतलब बहुत छोटे नुकीले पत्थर के औजार, ज्यामितीय शेप के। छोटे औजार, उनका क्या करते थे? शायद उन्हें हड्डी या लकड़ी में लगाकर तीर की नोक बनाते होंगे, या हंसिए जैसा कुछ जिससे छोटे जानवरों का शिकार या पौधों की कटाई आसान हो गई हो। अच्छा। और इसी दौर में हमें आदमगढ़ एमपी और बागोर राजस्थान जैसी जगहों से पशुपालन के भी शुरुआती संकेत मिलते हैं, मतलब जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत। तो तकनीक बदली, थोड़े थोड़े जानवर पालने लगे। और फिर आया नव पाषाण काल। इसे क्रांति क्यों कहते हैं? कुछ बड़ा हुआ होगा। बहुत बड़ा। यहीं पर इंसान ने खेती करना सीख लिया। ये मतलब मानव इतिहास का एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। खाना बदोश से किसान। बिल्कुल। अब हम भोजन खोजने वाले नहीं रहे, भोजन उगाने वाले बन गए। और इसका सीधा मतलब था एक जगह टिकना, स्थायी बस्तियां बसाना, गांव बनने लगे। मेहरगढ़ का नाम सुना है मैंने इसी सिलसिले में। हाँ, मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में है। जैसी जगहों पर खेती और पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। जाहिर है खेती ने सब कुछ बदल दिया होगा, घर, समाज। बिल्कुल। स्थायी जीवन आया तो जरूरतें बदली। मिट्टी के बर्तन बनने लगे, पहले शायद हाथ से, फिर चाक का इस्तेमाल होने लगा। औजार भी अब ज्यादा अच्छे, घिसे हुए, पॉलिशदार बनने लगे, पत्थर की कुल्हाड़ियां वगैरह। पशुपालन भी अब ज्यादा व्यवस्थित हो गया। और कश्मीर में बुरझोम जैसी जगहों पर तो गजब की चीजें मिली हैं। गड्ढों में बने घर, जिन्हें पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं, और कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते भी दफनाए हुए मिले। अच्छा, ये तो दिखाता है कि जीवन कितना बदल गया था। हाँ, समाज विकसित हो रहा था। तो पत्थर से खेती और गांव तक आ गए। इसके बाद इंसान ने एक और बड़ी छलांग लगाई, धातु की खोज, ताम्र पाषाण काल। जी, कैल्कोलिथिक एज, यानी पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये पहली धातु थी जिसे इंसान ने खोजा और इस्तेमाल किया। तो अब औजार तांबे के भी बनने लगे। हाँ, पत्थर के तो चल ही रहे थे, साथ में तांबे के भी। इससे ना सिर्फ औजार बेहतर हुए होंगे, बल्कि धातु का काम जानने वाले मतलब कारीगर वो भी उभरे होंगे। तो समाज थोड़ा और जटिल हुआ होगा। जीवन शैली कैसी थी इनकी? शहर बस गए थे? नहीं, अभी नहीं। जीवन ज्यादातर ग्रामीण ही था। घर कच्ची ईंटों के या मिट्टी घास फूस के बनते थे, पक्की ईंटें नहीं थी अभी। और घोड़े का भी व्यापक इस्तेमाल नहीं था। इस दौर की कोई खास पहचान जैसे बर्तनों वगैरह में? हाँ, दो चीजें खास हैं। एक तो उनके मिट्टी के बर्तन, विशेषकर काले और लाल मृद भांड, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW।
अंदर से काले, बाहर से लाल, बड़े खास दिखते हैं। अच्छा। और दूसरा इनका अंतिम संस्कार का तरीका। ये शवों को बड़े मिट्टी के मर्तबानों या कलशों में रखकर दफनाते थे। इसे कलश शवाधान कहते हैं। और कौन सी जगह मशहूर है इस काल की? महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति है। दाइमाबाद में कांसे की कुछ भारी चीजें मिली हैं, जैसे रथ चलाता हुआ आदमी, गैंडा, हाथी, कमाल की हैं वो। फिर राजस्थान में आहार संस्कृति है, उसे ताम्रवती भी कहते थे, मतलब तांबे वाली जगह। तो ये तांबे का दौर था पत्थर के साथ, जिसने शायद आगे कांसे के लिए रास्ता तैयार किया। हाँ, एक तरह से। और इसी नींव पर खड़ी हुई भारत की पहली शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल, लगभग 2500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे एक अद्भुत, एक बहुत ही विकसित सभ्यता उभरी। इसका फैलाव तो बहुत बड़ा था, सुना है। हाँ, बहुत बड़ा। आज के पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी भारत तक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी यूपी तक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल जैसे कई बड़े शहर मिले। और इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो तो आज भी हैरान करती है। एकदम सीधी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। हाँ, ग्रिड पैटर्न और धकी हुई नालियां। सोचिए, उस जमाने में हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी थी। ये साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ पर उनके जोर को दिखाता है। पानी बचाने के भी इंतजाम थे शायद। जी, धोलावीरा में तो बहुत बड़ा जलाशय मिला है, और बलूचिस्तान में गबरबंद या नाला जैसे छोटे बांधों के सबूत भी हैं। कमाल है। अच्छा, इनकी इकोनॉमी किस पर टिकी थी? कृषि तो थी ही। कहते हैं कपास उगाने वाले ये दुनिया के पहले लोग थे। यूनानी इसे सिंडन कहते थे, शायद इसी वजह से। अच्छा। लेकिन साथ ही क्राफ्ट्स और ट्रेड भी जबरदस्त था। कांसे के औजार, बर्तन खूब बनते थे। याद रखिए, लोहा अभी नहीं आया है। हाँ, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। जी, मनके बनाना, कपड़ा बुनना, ईंटें बनाना, नावें बनाना, गहने बनाना, ये सब चलता था। सोना शायद कर्नाटक से आता था। और व्यापार वो भी दूर दूर तक था। बिल्कुल। इनकी मोहरें मेसोपोटामिया, आज का इराक, में मिली हैं, और मेसोपोटामिया के लेखों में मेलूहा का जिक्र है, जो शायद सिंधु क्षेत्र के लिए ही था। तो मतलब इंटरनेशनल ट्रेड था। कैसे करते थे? लगता है समुद्री रास्ते से भी होता था। लोथल में बंदरगाह के सबूत मिले हैं, और ये अपनी मोहरों का इस्तेमाल करते थे, शायद पहचान या मार्के के तौर पर। ये मोहरें ज्यादातर सेलखड़ी पत्थर की बनी होती थी। बाट भी मिले हैं इनके, वजन वाले। हाँ, तौलने के लिए बाट इस्तेमाल होते थे, जो अक्सर 16 के गुणक में होते थे। इतना सब व्यवस्थित था, शहर इतने प्लान्ड, लेकिन शासन कौन करता था? कोई राजा महाराजा, मंदिर वगैरह? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। हमें मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह कोई बड़े बड़े महल या मंदिर नहीं मिले हैं। तो फिर अंदाजा लगाया जाता है कि शायद शासन व्यापारियों की या कुछ समितियों के हाथ में रहा हो, पुजारियों का वर्ग रहा होगा, पर शायद शासक नहीं। धर्म की बात करें तो मातृ देवी की पूजा के संकेत हैं मूर्तियों से। एक मोहर पर योगी जैसी मुद्रा में बैठे एक देवता हैं जिन्हें पशुपति कहा गया है। पेड़, पशु, इनकी भी पूजा होती थी। लिंगम और योनि पूजा के भी संकेत हैं, पर कोई संगठित मंदिर आधारित धर्म का स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तो एक उन्नत शहरी सभ्यता जिसका व्यापार दूर तक था, बेहतरीन नगर नियोजन था, पर जिसके शासक और संगठित धर्म के बारे में हम आज भी ठीक ठीक नहीं जानते। रहस्यमयी है थोड़ी। हाँ, काफी कुछ है जो अभी जानना बाकी है। इसके पतन के बाद फिर आता है वैदिक काल। जी, सिंधु सभ्यता के धीरे धीरे पतन के बाद एक नया दौर शुरू हुआ। इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत हैं वेद, इसीलिए इसे वैदिक काल कहते हैं। लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसे भी दो हिस्सों में बांटते हैं शायद। हाँ, आसानी के लिए। पहला ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जिसकी जानकारी मुख्य रूप से ऋग्वेद से मिलती है। और दूसरा उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व, जिसकी जानकारी बाकी के वेदों सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों से मिलती है। तो पहले ऋग्वैदिक काल की बात करें। कैसे लोग थे ये? ये ज्यादातर पशुपालक थे, कबीलों में रहते थे, जिन्हें जन कहते थे। जीवन काफी हद तक घुमंतु या अर्धघुमंतु था। गाय का बहुत महत्व था, उसे अघन्य कहा गया है, यानी न मारने योग्य। समाज कैसा था? तुलनात्मक रूप से सरल था। सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं, जिनमें शायद महिलाएं भी भाग ले सकती थीं। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का बहुत शुरुआती रूप दिखता है,
लेकिन वो जन्म पर आधारित नहीं, कर्म पर आधारित थी और बहुत कठोर नहीं थी, जो यज्ञ के माध्यम से देवताओं तक संदेश पहुंचाते थे। वरुण जल या नैतिक व्यवस्था के देवता, सोम एक पौधे का रस जो शायद एक पेय था। फिर उत्तर वैदिक काल में क्या बदला? ऐसा क्या हुआ कि ये अलग दौर माना जाता है? सबसे बड़ा बदलाव था लोहे का व्यापक इस्तेमाल, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास। अच्छा, लोहे का प्रयोग। उससे क्या फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। लोहे के औजारों से गंगा के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया, खेती का विस्तार हुआ। अब अर्थव्यवस्था पशुपालन से ज्यादा कृषि प्रधान हो गई। चावल, गेहूं मुख्य फसलें बन गईं, लोग स्थायी रूप से बसने लगे। तो जीवन शैली बदल गई पूरी तरह। हाँ, और जब स्थायी जीवन आया, बड़े इलाके खेती के नीचे आए, तो छोटे छोटे जन मिलकर बड़े क्षेत्र राज्य बन गए, जिन्हें जनपद कहा जाने लगा। इस बदलाव का समाज और धर्म पर भी असर पड़ा होगा। जाहिर है, समाज ज्यादा जटिल हो गया, राजा अब ज्यादा शक्तिशाली हो गया, सभा और समिति का महत्व कम हो गया, वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित और काफी कठोर हो गई। गोत्र व्यवस्था भी इसी समय शुरू हुई। महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई, सभा समितियों में उनकी भागीदारी कम हो गई। और धर्म में यज्ञों का महत्व बहुत बढ़ गया। यज्ञ बहुत जटिल, खर्चीले और लंबे हो गए। इससे पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मणों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। बलि को लगभग अनिवार्य कर दिया गया। इंद्र और अग्नि जैसे पुराने देवताओं की जगह नए देवता ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, जैसे प्रजापति सृष्टि के देवता, विष्णु पालक और रुद्र शिव का एक रूप। आश्रम व्यवस्था भी इसी काल की है। हाँ, जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये एक आदर्श व्यवस्था थी। वैदिक काल में ज्ञान विज्ञान का भी काफी विकास हुआ। वेद तो थे। हाँ, 4 वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना, इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। सामवेद इसमें गाने वाली ऋचाएं हैं, भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। यजुर्वेद इसमें यज्ञों के नियम और विधि विधान हैं, और अथर्ववेद इसमें जादू टोना, औषधि, रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी बातें हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ रचे गए। जी बिल्कुल। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जो गद्य में उनकी व्याख्या करते हैं। फिर आरण्यकाय, जो जंगलों में ऋषियों द्वारा रचे गए दार्शनिक ग्रंथ हैं। और फिर उपनिषद, जो वैदिक चिंतन का चरम है। उपनिषद मतलब? उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का अंत या सार। इनमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष जैसे बहुत गहरे दार्शनिक सवालों पर विचार किया गया है। ये भारतीय दर्शन का आधार हैं। वेदांग, पुराण, षड दर्शन, ये सब भी इसी दौर से जुड़े हैं। हाँ, वेदांग वेदों के अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष वेदों को सही से समझने के लिए विकसित हुए। पुराणों में प्राचीन कथाएं, वंशावलियां हैं। और षड दर्शन यानी 6 भारतीय दार्शनिक प्रणालियां: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत। इनकी भी जड़ें इसी दौर में है। सांख्य को सबसे पुराना माना जाता है। तो ये एक ऐसा दौर था जहां एक तरफ कर्मकांड बढ़ रहे थे, समाज कठोर हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ ज्ञान और दर्शन की भी गहरी धारा बह रही थी। सही कहा। और शायद इसी बढ़ते कर्मकांड और सामाजिक जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में नए विचारों का जन्म हुआ। आप जैन और बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में एक वैचारिक उथल-पुथल हुई। यज्ञों की जटिलता, बलि प्रथा, वर्ण व्यवस्था की कठोरता, इन सब के खिलाफ आवाजें उठीं। और इसी माहौल में 2 बड़े श्रवण आंदोलन उभरे, जिन्होंने आगे चलकर जैन और बौद्ध धर्म का रूप लिया। पहले जैन धर्म की बात करते हैं। इसमें 24 तीर्थंकरों की परंपरा है। जी, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, जिनका उल्लेख वेदों में भी मिलता है। 23वें पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजकुमार थे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का है। महावीर स्वामी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में एक क्षत्रिय कुल में हुआ था, लगभग 540 ईसा पूर्व। 30 साल की उम्र में इन्होंने सत्य की खोज में घर छोड़ दिया। कठोर तपस्या के बाद 42 साल की उम्र में इन्हें कैवल्य यानी परम ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन दर्शन का सार क्या है? इसका सार त्रिरत्न में है: सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक दर्शन, सही विश्वास या श्रद्धा, और सम्यक चरित्र, सही आचरण। और इस सही आचरण के लिए 5 महाव्रत हैं: अहिंसा,
किसी भी जीव को मन, वचन, कर्म से चोट न पहुंचाना, सत्य, हमेशा सच बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम। इसमें अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर है। हाँ, अहिंसा और अपरिग्रह जैन धर्म के केंद्र में है। ये आत्मा के अस्तित्व और कर्म फल में विश्वास रखते हैं, लेकिन सृष्टि बनाने वाले ईश्वर की अवधारणा को नहीं मानते। इनका अंतिम लक्ष्य कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। बाद में ये दो मुख्य शाखाओं में बंट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जी, कुछ मतभेदों के कारण, खासकर नियमों के पालन और वस्त्र धारण करने को लेकर। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए, जो वस्त्रों का त्याग करते हैं। अच्छा, और बौद्ध धर्म? इसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। हाँ, सिद्धार्थ गौतम। इनका जन्म लुम्बिनी में शाक्य कुल के एक राज परिवार में हुआ था, लगभग 563 ईसा पूर्व। लेकिन जीवन में दुख देखकर उनके कारणों को जानने के लिए इन्होंने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। फिर इन्हें ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? वो बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे अब बोधि वृक्ष कहते हैं, 35 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान यानी निर्वाण प्राप्त हुआ और तब से ये बुद्ध कहलाए। और पहला उपदेश? पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, अपने 5 पुराने साथियों को। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं? क्या ये जैन धर्म से अलग है? कुछ समानताएं हैं, जैसे कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास, लेकिन कुछ मौलिक अंतर भी हैं। बौद्ध धर्म का आधार है 4 आर्य सत्य। पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा यानी इच्छाएं और आसक्ति। तीसरा, दुख का निवारण संभव है। और चौथा, दुख निवारण का एक मार्ग है। और वो मार्ग क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग, यानी जीवन जीने के 8 सही तरीके। सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही इरादा, सम्यक वाक, सही वाणी, सम्यक कर्मांत, सही कर्म, सम्यक आजीव, सही जीविका, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही सजगता, और सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये ना तो अत्यधिक भोग विलास का रास्ता है, ना ही कठोर आत्मपीड़न का। बौद्ध धर्म भी बाद में बटा, हीनयान और महायान। हाँ, मुख्य रूप से 2 शाखाओं में। चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय कश्मीर में। वहां ये विभाजन और स्पष्ट हो गया। हीनयान, छोटा वाहन, बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर ज्यादा जोर देता है। व्यक्तिगत मुक्ति, अरहत बनना इसका लक्ष्य है, और ये बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, ईश्वर नहीं। इनकी भाषा पाली थी। और महायान? महायान, बड़ा वाहन में बोधिसत्व की अवधारणा आई। ऐसे ज्ञानी जो खुद निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, पर दूसरों की मदद के लिए संसार में बने रहते हैं। इसमें बुद्ध को देवता माना जाने लगा और उनकी मूर्ति पूजा शुरू हुई। इनकी भाषा संस्कृत थी। आगे चलकर एक और शाखा वज्रयान भी विकसित हुई, जिसमें तंत्र मंत्र का प्रभाव दिखता है। तो इन दोनों धर्मों ने उस समय के समाज पर बहुत गहरा असर डाला होगा। निश्चित रूप से। इन्होंने कर्मकांडों का विरोध किया, अहिंसा पर जोर दिया और जाति पाति का भेद नहीं माना। इससे बहुत से लोग इनकी ओर आकर्षित हुए। इन्हें राजाओं का संरक्षण भी मिला, जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को और चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैन धर्म को अपनाया। अच्छा, जिस समय ये नए धार्मिक विचार पनप रहे थे, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, राजनीतिक नक्शा भी बदल रहा था। वो जनपद अब महाजनपद बन रहे थे। बिल्कुल। उत्तर वैदिक काल के जनपद अब और ज्यादा शक्तिशाली और बड़े हो गए थे। बौद्ध और जैन ग्रंथों में ऐसे 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16? कुछ नाम याद है? हाँ, जैसे काशी, राजधानी वाराणसी; कोसल, राजधानी श्रावस्ती; अंग, राजधानी चंपा; मगध, राजधानी राजगृह या गिरिव्रज; वज्जी, ये एक गणराज्य संघ था, राजधानी वैशाली; मल्ल, ये भी गणराज्य था, राजधानी कुशीनारा और पावा; चेदी, वत्स, राजधानी कौशाम्बी; कुरु, इंद्रप्रस्थ; पांचाल, मत्स्या, विराटनगर; शूरसेन, मथुला; अश्मक, ये दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था, राजधानी पोतन; अवंती, उज्जैनी; गांधार, तक्षशिला और कंबोज। इनमें से कुछ तो राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र। हाँ,
ज्यादातर में राजा का शासन था, लेकिन वज्जी और मल्ल जैसे कुछ गणराज्य या संघ भी थे जहां शासन किसी एक राजा के हाथ में ना होकर लोगों के समूह या संघ के हाथ में होता था। और इन 16 में से कौन सबसे ताकतवर बनकर उभरा? मगध। धीरे धीरे मगध ने बाकी महाजनपदों पर अपना दबदबा कायम कर लिया। मगध ही क्यों? क्या खास बात थी उसमें? कई वजहें थीं। एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति। उसकी पुरानी राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी थी, मतलब सुरक्षित थी। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जो गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर थी। तो पानी की कमी नहीं, व्यापार और आवाजाही के लिए नदियां थीं और हमला करना भी मुश्किल था। और कुछ? दूसरा, मगध के इलाके में लोहे की खानें थीं। इससे उन्हें अच्छे हथियार और खेती के औजार बनाने में मदद मिली। तीसरा, यहाँ एक के बाद एक कई महत्वाकांक्षी और योग्य शासक हुए। जैसे? कौन से वंश थे? सबसे पहले हर्यंक वंश माना जाता है। बिंबिसार इसके शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने अंग को जीता और वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की। उनके बेटे अजातशत्रु ने काशी और वज्जी संघ को जीता। अच्छा। कहते हैं उन्होंने युद्ध में नए हथियार इस्तेमाल किए। पहली बौद्ध संगीति भी उन्हीं के समय राजगृह में हुई। अच्छा। फिर अजातशत्रु के बेटे उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। हाँ। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, जिसके राजा कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया था। और फिर नंदवंश। हाँ, शिशुनागों के बाद नंदवंश आया। इसके संस्थापक महापद्मनंद बहुत शक्तिशाली शासक थे। पुराणों में उन्हें सर्वशत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और एकमात्र सम्राट कहा गया है। और आखिरी नंद राजा धनानंद थे, जिनके समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। जी, धनानंद काफी अमीर लेकिन शायद अलोकप्रिय शासक थे। उन्हीं को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य, ये तो भारत का पहला विशाल साम्राज्य माना जाता है। बिल्कुल। लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्यों ने पहली बार भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक एक राजनीतिक और प्रशासनिक छत्र के नीचे ला दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर अशोक महान। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे। कौटिल्य, चाणक्य उनके गुरु और प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे और उन्होंने इंडिका लिखी, जिससे हमें उस समय के बारे में काफी जानकारी मिलती है। और अशोक, उनका तो नाम ही काफी है, कलिंग युद्ध और धम्म। जी, अशोक लगभग 268-232 ईसा पूर्व मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे। अपने राज्याभिषेक के कुछ साल बाद उन्होंने कलिंग, आज का ओडिशा, पर हमला किया। युद्ध में भयानक खून खराबा देखकर उनका मन बदल गया और उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति अपना ली। धम्म का मतलब धर्म नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक आचरण के नियम थे, जैसे बड़ों का आदर करना, छोटों और दासों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, अहिंसा, सच बोलना, धार्मिक सहनशीलता रखना। उन्होंने इसे फैलाया कैसे? उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया, जिन्हें अभिलेख कहते हैं। ये अभिलेख साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए ताकि आम लोग उन्हें पढ़ सकें। ये ज्यादातर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी, यूनानी और अरामिक लिपियों का भी प्रयोग हुआ। इन्हीं अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। हाँ, 1837 में। ये एक बहुत बड़ी खोज थी, जिससे हमें अशोक और उनके समय के बारे में पक्की जानकारी मिली। कुछ अभिलेखों में ही उनका नाम अशोक मिलता है, जैसे मस्की गुर्जरा में। ज्यादातर में उन्हें देवानाम पियदसी, देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी, कहा गया है। मौर्य प्रशासन कैसा था? इतना बड़ा साम्राज्य संभालना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। उनका प्रशासन बहुत सुसंगठित और केंद्रीकृत था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग, सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र बताए गए हैं। राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। और अधिकारी? बहुत सारे अधिकारी थे। साम्राज्य प्रांतों में बटा था। प्रांत जिलों में युक्त, राजुक, प्रादेशिक जैसे अधिकारी थे। पाटलिपुत्र का प्रशासन देखने के लिए 6 समितियां थीं, जैसा मेगास्थनीज ने बताया है। सेना बहुत बड़ी और मजबूत थी। पैदल,
घुड़सवार, हाथी, रथ, यहां तक कि नौसेना भी थी। गुप्तचर व्यवस्था, गूढ़ पुरुष भी बहुत अच्छी थी। टैक्स वगैरह कैसे वसूलते थे? राजस्व व्यवस्था भी व्यवस्थित थी। समाहर्ता मुख्य राजस्व अधिकारी होता था और सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रमुख। कृषि मुख्य आय का स्रोत थी। उपज का एक हिस्सा भाग कर के रूप में लिया जाता था। व्यापार पर भी नियंत्रण था। आहत सिक्के, पंचमार्क कॉइन मुद्रा के रूप में चलते थे। समाज कैसा था मौर्य काल में? वर्ण व्यवस्था तो थी ही। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है, लेकिन वो शायद व्यवसाय पर आधारित थे, वर्ण पर नहीं। दास प्रथा भी मौजूद थी। लेकिन इतना शक्तिशाली साम्राज्य भी खत्म हो गया। हाँ, अशोक के बाद उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं हुए, साम्राज्य कमजोर होता गया और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव डाली। ये लगभग 150 ईस्वी पूर्व की बात है। तो मौर्यों के बाद फिर से बिखराव का दौर आया? हाँ, अगले लगभग 500 साल, मोटे तौर पर 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक भारत में कोई एक बड़ी केंद्रीय सत्ता नहीं रही। इसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। इस दौर में 2 तरह की ताकतें उभरी। एक तो भारत की अपनी क्षेत्रीय शक्तियां और दूसरी मध्य एशिया से आने वाले विदेशी आक्रमणकारी। देशी शक्तियों में कौन थे? शुंग वंश आपने बताया। हाँ, शुंग वंश मगध और मध्य भारत में, फिर कण्व वंश बहुत छोटा शासन रहा और दक्कन में सातवाहन वंश बहुत महत्वपूर्ण था। सातवाहन, इनके बारे में क्या खास है? सातवाहनों ने काफी लंबे समय तक शासन किया, लगभग पहली सदी ईसा से लेकर दूसरी सदी ईसवी तक। सिमुक इसके संस्थापक थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी इनके सबसे प्रसिद्ध राजा हुए, जिन्होंने शकों को हराया। इनकी खास बात यह थी कि राजा अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र। इन्होंने ही सबसे पहले ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान, जमीन दान में देने की प्रथा शुरू की। और इन्होंने सीसे के सिक्के भी चलाए थे। अजंता, एलोरा, अमरावती की कला में इनका योगदान रहा। अच्छा, और विदेशी आक्रमणकारी कौन कौन आए? उत्तर पश्चिम से मौर्यों के कमजोर होने के बाद कई समूह आए। सबसे पहले हिंद यवन आए। ये यूनानी मूल के थे जो बैक्ट्रिया से आए थे। इनकी क्या देन थी? ये भारत में पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, जिन पर राजा का नाम और स्पष्ट चित्र बना होता था। इनकी कला को हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, जिसका प्रभाव भारत की गांधार कला शैली पर पड़ा। इनका एक राजा मिनांडर, मिलिंद, बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसका बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ संवाद मिलिंद पन्नू ग्रंथ में है। हिंद यवनों के बाद फिर शक, सिथियंस आए, जो मध्य एशिया से थे। इनका सबसे प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा पहला लंबा अभिलेख माना जाता है। फिर पार्थियन पहलव आए, जिनका राजा गोंडो फर्नीस था। कहते हैं कि ईसाई संत थॉमस उन्हीं के समय भारत आए थे। और फिर कुषाण? हाँ, कुषाण सबसे महत्वपूर्ण थे। ये यूची कबीले के थे, चीन के पास से आए थे। इन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, जो मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत में मथुरा और बनारस तक फैला था। कनिष्क इनके सबसे महान राजा थे, है ना? जी हाँ, कनिष्क लगभग 78 ईस्वी से 101 ईस्वी या उसके बाद तक कुषाणों के सबसे प्रतापी शासक थे। उन्होंने देवपुत्र जैसी उपाधि धारण की। चौथी बौद्ध संगीति उन्हीं के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। उनकी राजधानी पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा थी। इनके समय में और क्या खास हुआ? उनके समय में व्यापार, खासकर सिल्क रूट, रेशम मार्ग पर उनका नियंत्रण था, जिससे व्यापार खूब फला फूला। उन्होंने बड़ी मात्रा में और बहुत शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सांस्कृतिक रूप से भी ये दौर अहम था। गांधार और मथुरा कला शैलियां खूब विकसित हुई। आयुर्वेद के चरक और बौद्ध विद्वान अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र जैसे लोग कनिष्क के समकालीन थे। भारतीयों ने शायद कुषाणों से ही पगड़ी, लंबा कोट, पतलून पहनना सीखा और घोड़े की लगाम और जीन का बेहतर इस्तेमाल भी। तो मौर्योत्तर काल राजनीतिक रूप से भले ही बटावा था, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से काफी जीवंत था। बहुत सारा आदान प्रदान हुआ। बिल्कुल, ये फ्यूजन का दौर था। अच्छा, जब उत्तर भारत में ये सब चल रहा था, सुदूर दक्षिण में क्या स्थिति थी? संगम युग की बात होती है। लगभग 3री सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ई तक का समय दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु और केरल के इतिहास में संगम युग कहलाता है। इसकी जानकारी हमें मुख्य रूप से संगम साहित्य से मिलती है। संगम साहित्य ये क्या है? ये तमिल भाषा में लिखे गए काव्य ग्रंथ हैं। कहा जाता है कि मदुरै में कवियों की सभाएं संगम होती थीं, जिनमें ये कविताएं रची और संकलित की गईं। ये साहित्य उस समय के समाज, राजाओं, युद्धों,
प्रेम, व्यापार, लोगों के जीवन के बारे में जानने का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें किन राज्यों का जिक्र है? मुख्य रूप से 3 राज्यों का जिक्र है, चोल, चेर और पांड्य। अच्छा, इनके बारे में कुछ बताइए। पांड्यों का राज्य दक्षिण में था। इनकी राजधानी मदुरई थी। ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध थे और इन्होंने ही संगम सभाओं का आयोजन करवाया था। चोलों का राज्य कावेरी नदी के डेल्टा में था। इनकी शुरुआती राजधानी उरैयूर और बाद में पुहार कावेरीपट्टनम थी। ये सूती कपड़े के व्यापार के लिए जाने जाते थे। इनका राजा करिकाल बहुत प्रसिद्ध हुआ। चेरों का राज्य आज के केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में था। इनकी राजधानी वंजी या करवूर थी। ये मसालों के व्यापार और रोम के साथ व्यापार के लिए जाने जाते थे। इनका प्रसिद्ध राजा सेनगुट्टुवन था, जिसे लाल चेर भी कहते हैं। क्या इनका बाहर की दुनिया से संपर्क था? हाँ, खासकर रोम साम्राज्य के साथ इनका बहुत अच्छा व्यापार था। मुजरिस चेर राज्य में और कोरकई पांड्य राज्य में महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। रोमन सिक्के दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में मिले हैं। संगम साहित्य में समाज कैसा दिखाया गया है? समाज में योद्धा वर्ग, अरसर, किसान, बिलालर, मजदूर, कणेसियर जैसे वर्ग थे। तिणय की अवधारणा भी मिलती है, जिसमें तमिल क्षेत्र को 5 अलग-अलग भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रदेशों पहाड़ी, जंगल, कृषि भूमि, तटवर्ती, सूखा में बांटा गया है। तो दक्षिण का अपना एक अलग इतिहास चल रहा था। फिर उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल के बाद कौन सी बड़ी शक्ति उभरी? गुप्त काल। हाँ, लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश का उदय हुआ, जिसने मौर्यों के बाद फिर से उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को राजनीतिक एकता दी। इस काल को अक्सर भारत का शास्त्रीय युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों? क्योंकि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, वास्तुकला, इन सब क्षेत्रों में बहुत ज्यादा विकास और उत्कृष्टता देखने को मिलती है। गुप्त वंश के प्रमुख राजा कौन थे? संस्थापक श्री गुप्त थे, लेकिन वास्तविक शक्ति चंद्रगुप्त प्रथम के समय आई, लगभग 319 ई, जिन्होंने महाराजा धिराज की उपाधि ली और गुप्त संवत शुरू किया। उनके बेटे समुद्रगुप्त एक महान विजेता थे, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हालांकि ये तुलना ठीक नहीं। उनकी विजयों का वर्णन उनके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। उन्हें कविराज भी कहा गया है। और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। हाँ, वो गुप्त वंश के शायद सबसे प्रसिद्ध शासक थे, लगभग 375 से 415 ई। उन्होंने शकों को हराया और शकारी व विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें महाकवि कालिदास भी शामिल थे। चीनी यात्री फाहियान उन्हीं के समय भारत आया था। उन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए। उज्जैन उनकी दूसरी राजधानी थी। फिर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम ने प्रसिद्ध नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्कंदगुप्त को हूणों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। उन्होंने हूणों को हराया भी, जैसा कि भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है, लेकिन इन आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया। गुप्त काल की उपलब्धियां क्या थीं, जिन्हें स्वर्ण युग कहा जाता है? कला के क्षेत्र में मंदिर वास्तुकला का विकास इसी समय शुरू हुआ। शिखर वाले मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। मूर्तिकला भी बहुत उन्नत थी। सारनाथ शैली की बुद्ध मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। अजंता की चित्रकला भी इसी काल की है। और साहित्य और विज्ञान? संस्कृत साहित्य का ये चरम काल था। कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, शूद्रक, मृच्छकटिकम, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, सब इसी काल के हैं। विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट हुए, जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य ग्रहण का कारण बताया। शून्य का महत्व बताया। पाई का मान निकाला। वराह मिहिर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। चिकित्सा में भी प्रगति हुई। प्रशासन कैसा था? प्रशासन भी सुव्यवस्थित था। साम्राज्य प्रांतों भुक्ति में बटा था, जिनके प्रमुख उपरिक कहलाते थे। प्रांत जिलों विषय में बटे थे, जिनके प्रमुख विषयपति होते थे। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। न्याय व्यवस्था भी विकसित थी। लेकिन ये स्वर्णयुग भी समाप्त हुआ? हाँ, हूणों के लगातार आक्रमण, आंतरिक झगड़े और सामंतों के शक्तिशाली होने से गुप्त साम्राज्य 6वीं शताब्दी ई तक आते आते बिखर गया। गुप्तों के बाद क्या हुआ? फिर से बिखराव? हाँ, गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में फिर से कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर आईं। कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं रही।
इस काल को गुप्तोत्तर काल कहते हैं। कौन सी प्रमुख शक्तियां थीं इस समय? थानेश्वर हरियाणा में पुष्यभूति वंश था, जिसके सबसे प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन हुए। कन्नौज में मौखरी वंश था। मगध में उत्तरगुप्त वंश था। मालवा में यशोधर्मन जैसे शासक हुए। गुजरात में वल्लभी के मैत्रक थे। वल्लभी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र भी था और यहीं दूसरी जैन संगीति हुई थी। बंगाल में गौड़ वंश का शासक शशांक था, जो हर्ष का प्रतिद्वंदी था। हर्षवर्धन का नाम काफी आता है। हाँ, हर्षवर्धन लगभग 606 से 647 ईस्वी इस दौर के एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपनी बहन राज्यश्री को बचाया, शशांक से युद्ध किया और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व कायम किया। उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। कन्नौज इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? कन्नौज गंगा के मैदान में एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर था, व्यापार के मार्गों पर था। हर्ष के बाद कन्नौज उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बन गया। इसी कन्नौज पर अधिकार के लिए आगे चलकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच लंबा संघर्ष चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। हर्ष के बारे में और क्या खास है? चीनी यात्री ह्वेनसांग? जी, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ज़ुआनज़िंग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आए थे और उन्होंने काफी समय हर्ष के दरबार में बिताया। उन्होंने उस समय के भारत का विस्तृत वर्णन लिखा है। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित, हर्ष की जीवनी और कादम्बरी लिखी। हर्ष खुद भी विद्वान थे और उन्होंने 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो गुप्तों के बाद सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र से हटकर कन्नौज आ गया। बिल्कुल, पाटलिपुत्र का महत्व कम हो गया और कन्नौज नया शक्ति केंद्र बन गया। तो ये थी हमारी लंबी यात्रा, पाषाण काल के पत्थर के औजारों से शुरू करके सिंधु घाटी की शानदार शहरी सभ्यता तक, फिर वैदिक काल का ज्ञान और समाज, जैन और बौद्ध धर्मों के नए विचार, महाजनपदों से साम्राज्यों का उदय, मगध, मौर्य, गुप्त, फिर मौर्योत्तर काल का बिखराव और बाहरी संस्कृतियों का संगम और दक्षिण का संगम युग, और आखिर में गुप्तों के पतन के बाद कन्नौज का उदय। हजारों साल का इतिहास कुछ मिनटों में समेटने की कोशिश। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कैनवस है और हमने तो बस कुछ मुख्य बिंदुओं को ही छुआ है, जो एसएससी गुरु टॉक्स चैनल के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट के आधार पर थे। हर दौर अपने आप में बहुत गहरा और जटिल है। बिल्कुल, और जैसा कि स्रोत में भी इशारा किया गया है, अंत में एक सवाल हम भी छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। मौर्यकाल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, खासकर उनका नगर प्रबंधन, उनका टैक्स सिस्टम, क्या आज की हमारी व्यवस्थाएं उससे कुछ सीख सकती हैं? या फिर जैन और बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, अहिंसा, अपरिग्रह, क्या वो आज की इस भागदौड़ भली उपभोक्तावादी दुनिया में पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक, ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।